ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सबको? चलें जी। आज का हमारा टॉपिक है कुशिंग सिंड्रोम। कल संडे है, इसके बारे में हम लेक्चर के एंड में बात करते हैं कि संडे है तो फिर क्या होना चाहिए। चलें जी, कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली एक डिसऑर्डर है दैट अकर्स व्हेन योर बॉडी मेक्स टू मच ऑफ हार्मोन कॉर्टिसोल। आप लोगों में सफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल है और कुशिंग में क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल हो रहा है। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने एडिसन डिजीज के साथ। रिमेंबर कुशिंग सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें कॉर्टिसोल ज्यादा हो रहा है, इसमें हर सी ज्यादा हो रहा है। कुशिंग सिंड्रोम है तो कॉर्टिसोल ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। और आपको पता है कि कॉर्टिसोल जो है वो हमारे पास बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि बॉडी सारा टाइम स्ट्रेस में रहेगी, ठीक है। सारा टाइम उसको लगेगा कि सारा टाइम मुझे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, सारा टाइम मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए, मुझे स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए रिस्पॉन्स शो करना चाहिए। तो बंदा बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, बल्कि एग्जॉस्टेड फील करेगा बंदा, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस आएंगी वो डिस्कस करने से पहले आपने फिजियोलॉजी में पढ़े हैं फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। सबसे पहले कि अब कॉर्टिसोल एक्सेस में क्या करेगा, ये बात की बात है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्टिसोल के हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या हैं। तो कोई भी तो एक एक फंक्शन अगर आपको पता है तो अब तक जब जितना भी कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ा है, कोई एक फंक्शन आपको जो पता है वो आप मुझे चैट में बता दें। ग्लूकोज इंक्रीज करता है, जी एस ने बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड, वेल डन। और क्या करता है कॉर्टिसोल? कैटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक फॉर व्हाट? फॉर प्रोटीन्स और फॉर ग्लूकोज और फॉर लाइक जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है उनके लिए। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, वेरी गुड। ग्रोथ को इफेक्ट करता है, सोमेटोस्टेटिन को डिक्रीज करता है, सीरोटोनिन को डिक्रीज करता है। जी बिल्कुल, प्रोटीन, हाँ जी बिल्कुल, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म है इसमें। बेसिकली इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, इंपेयर करता है इम्यूनिटी को। ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, पेन सेंसिटिविटी डिक्रीज कर देता है। ये सारे फंक्शंस हैं हमारे कॉर्टिसोल के। अब आप लोगों को ये सारे फंक्शंस आप अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि ये उसके सारे फंक्शंस हैं। अब जब कॉर्टिसोल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो या क्या होगा कि जो कॉर्टिसोल के फंक्शंस हैं वो सारे एग्जेजरेट हो जाएंगे, एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो होगा टू द कॉर्टिसोल, ठीक है। खदीजा ने बहुत अच्छा एक बहुत डिफरेंट सा फंक्शन बताया, मूड वेरिएबिलिटी। यस, कॉर्टिसोल ब्रेन में भी जाके एक्ट करता है और मूड स्विंग्स भी होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। और मेमोरी को भी इफेक्ट करता है कॉर्टिसोल। चलो जी, वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों ने कॉर्टिसोल को एक सही समझा हुआ है, सही अच्छी तरह उसके फंक्शंस पता है आप लोगों को। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो एक्सेस में होगा तो क्या करेगा। ऑब्वियसली ये वाले सारे फंक्शंस एग्जैजरेट हो जाएंगे, लेकिन कितने एग्जैजरेट होंगे और किस तरह से होंगे, और बॉडी हमारे पास जो हमें ग्रॉस चेंजेस हैं बॉडी में वो किस तरह से नजर आएगी, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। मतलब आपने अभी तक ये पढ़ा कि कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल को कहते हैं। तो अब एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल बॉडी में किसी वजह से होगी। काइंडली आप लोग अपने कैमरास ऑफ कर लें, ठीक है। अब कॉर्टिसोल एक्सेस जाहिर है एक नॉर्मल बंदे में तो नहीं होती कॉर्टिसोल एक्सेस, कोई ना कोई तो उसकी रीजन होगी ना। तो एक बहुत अच्छी एक फिगर बनी हुई है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर बंदा ले रहा है तो कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से ज्यादा हो जाएगा, एड्रीनल एडिनोमा की वजह से भी ज्यादा हो जाएगा। अब इनकी वजह से कैसे कैसे ज्यादा होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल कॉर्टिसोल रिलीज मैकेनिज्म की। तो नॉर्मल कॉर्टिसोल रिलीज मैकेनिज्म क्या है, आपको पता है कि सबसे पहले हमारी बॉडी में जब भी कॉर्टिसोल ने प्रोड्यूस होना होता है तो प्रोडक्शन स्टार्ट होती है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करती है कि वो पिट्यूटरी पे एक्ट करती है और पिट्यूटरी से रिलीज करवाती है एसीटीएच, ठीक है। और वो एसीटीएच क्या करता है, एसीटीएच जाता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड की तरफ, हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स की तरफ। अब कॉर्टेक्स में आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के हमारे पास 3 जोन्स होते हैं,
जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। अब हम कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं तो विल डिस्कस ओनली अबाउट जो हमारे पास सेकंड जोन है, जोना फेसिकुलेटा, वहां पे जाके एसीटीएच एक्ट करेगा और कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कराएगा। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। ये समझ आ गई है सबको? यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। अभी तक हमने डिस्कस किया कि कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है बेसिकली, और नॉर्मल कॉर्टिसोल प्रोडक्शन कैसे होती है हमारी बॉडी में। चलें जी, नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के। एक तो बंदा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है, या पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया। पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया तो क्या होगा कि हमने अभी बात की कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बेसिकली रिलीज करता है ACTH इन रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है, जब पिट्यूटरी एडिनोमा होगा, हाँ जी बिल्कुल राया ने बिल्कुल ठीक बताया, ACTH ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और एड्रीनल एडिनोमा होगा तो क्या होगा, ACTH का रेस्पॉन्स ज्यादा शो होगा। रेस्पॉन्स ज्यादा शो होगा तो क्या मतलब, अल्टीमेटली हमारे पास कॉर्टिसोल प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इसी ACTH ज्यादा होने के रेस्पॉन्स में ही हमारे पास कॉर्टिसोल प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो रही है। अब नेक्स्ट उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं कुशिंग सिंड्रोम के जो कॉजेज हैं उनको ACTH डिपेंडेंट टाइप में और ACTH इंडिपेंडेंट वैरायटी में। जो ACTH डिपेंडेंट होते हैं उनमें क्या होगा, इन सब में ACTH एक्सेस हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है ACTH, जिसके रेस्पॉन्स में कॉर्टिसोल प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब ACTH कब कब ज्यादा होगी, ACTH कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, पिट्यूटरी से। तो अगर कोई पिट्यूटरी एडिनोमा है तो ACTH ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो उसके अलावा अगर एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है कोई, जैसे ब्रोंकियल कार्सिनोमा है, जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग है। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा कि वो एक्टोपिकली जो हमारे पास ACTH है वो ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ACTH इंडिपेंडेंट पाथवे की। ACTH इंडिपेंडेंट पाथवे में जो थेराप्यूटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किस तरह से कॉज करते हैं, आवाज नहीं आ रही सबको? जिनको आवाज नहीं आ रही वो काइंडली आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। ठीक है, अब इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड किस तरह से कॉज करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बेसिकली स्टेरॉइड इनटेक हो रहा होता है, मतलब कि पहले जो है कोई भी बंदा ACTH प्रोड्यूस कर रहा था बॉडी में और उसके रिस्पॉन्स में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा था, तब वो कॉर्टिसोल बॉडी में जाके एक्ट कर रहा था। लेकिन अब क्या है, अब ये कि बंदे ने लेना ही कॉर्टिसोल शुरू कर दिया है। ठीक है, अब कॉर्टिसोल जब वो लेगा तो वो कॉर्टिसोल बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। कॉर्टिसोल इज बेसिकली अ स्टेरॉइड ना, इट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन नेचर। तो जब बंदा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा लेगा तो उसमें बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो कॉर्टिसोल का जो लेवल इंक्रीज हुआ है वो ACTH पे डिपेंड नहीं करता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ACTH का कितना लेवल है, क्योंकि वो तो पिट्यूटरी के रिस्पॉन्स में रिलीज नहीं हो रहा, वो तो बॉडी एक्सोजेनियसली ले रहा है बंदा। ठीक है, सेकंड हमारे पास एड्रीनल ट्यूमर है। अब कोई भी एड्रीनल ट्यूमर होगा तो वो ACTH को ओवर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करेगा टू द ACTH, क्योंकि सेल्स ज्यादा हैं ट्यूमर में। नॉर्मल एड्रीनल ग्लैंड में इतने सेल्स हाइपर एक्टिव नहीं होते, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कॉर्टिसोल प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ये भी ACTH के रिस्पॉन्स में नहीं हो रहा, ये खुद ग्लैंड की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, उसकी वजह से क्या है कि कॉर्टिसोल बॉडी में ज्यादा बन रहा है। यहां तक समझ आ गई है सबको? यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। जी डॉक्टर साहिबान कहाँ गए हो सारे, सो गए हो, ये थक गए हो वार्ड्स ले लेके? चलें जी, तो बताएं ना कि समझ आ गई। अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो हम उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे।
ठीक है, सही। चलें जी, अब हम बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम की साइंस और सिम्पटम्स की। मैकेनिज्म तो हमें समझ आ गया, बट मैकेनिज्म, अब पेशेंट तो हमें आके मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं ना करेगा। वो थोड़ी ये बताएगा कि जी मैडम मेरा एसीटीएच बॉडी में ज़्यादा हो रहा है इसलिए कॉर्टिसोल ज़्यादा है। वो तो किसी न किसी सिम्पटम के साथ प्रेज़ेंट करेगा, किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ आएगा हमारे पास। अब वो प्रॉब्लम क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है ये कुशिंग सिंड्रोम का है। तो कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स की एक टिपिकल फीचर होता है, उनका पफी मून फेस होता है, ठीक है? जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं साइंस एंड सिम्पटम्स में, वो आपने पहले फोकस करनी है। तो पफी मून फेस होगा, उनकी सेंट्रल ओबेसिटी होती है। अब क्यों सेंट्रल ओबेसिटी होती है ये हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं डिटेल में। फिलहाल आप साइंस एंड सिम्टम्स पे गौर करें कि उसका पफी मून फेस हुआ हुआ होगा। उसकी अगर हम सर से स्टार्ट करें, हेड से शुरू करें, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा उसको, सीएनएस इरिटेबिलिटी होगी, एक्सेस कॉर्टिसोल सीएनएस में जाके एक्ट करेगा और वहाँ पे सीएनएस इरिटेशन करना शुरू कर देगा। बंदे की मेमोरी इंपेयरमेंट शुरू हो जाएगी, उसके मूड स्विंग्स होंगे, उसकी पर्सनैलिटी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, उसकी ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम हो रही है। उसमें सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, वो ग्लूकोज ज़्यादा करा देगा। अब ग्लूकोज ज़्यादा है तो जो ऑस्मोटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी, ठीक है? थिन एक्सट्रीमिटीज़ होंगी। क्यों थिन एक्सट्रीमिटीज़ होंगी? ये हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ठीक है? उसके अलावा जीआई डिस्ट्रेस होगा, फीमेल्स हैं तो एमेनोर्गिया होगा, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उसमें इरेगुलरिटीज आना शुरू हो जाएंगी, या बहुत ही जो ब्लीडिंग डेज हैं वो कम हो जाएंगे, या अगर पुबर्टी है तो उसका उनका साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है? हिर्सुटिज्म हो जाएगा, थिन स्किन होगी, पर्पल स्ट्राइएशंस होंगी, फैट डिपॉजिट्स की वजह से जो हमारे पास बॉडी में डिपॉजिट हुई है, सेंट्रल ओबेसिटी हुई है, वहाँ पे स्ट्राइएशंस बनना शुरू हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, फैट बैक पे भी डिपॉजिट हो जाएगी, मेल्स हैं तो गाइनियाकोमेस्टिया हो जाएगा, ठीक है? ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगी मेल में। अच्छा, अब तो ये हमने सिर्फ नेम्स पढ़े हैं अभी तक कि क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो रहे हैं, ये सारे क्यों हो रहे हैं ये हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, बल्कि आप लोगों ने मुझे बताया कि उन सारे फंक्शंस को 3 वर्ड्स में समराइज करूंगी। सबसे पहला क्या फंक्शन है? ग्लूकोज की सिंथेसिस, ठीक है? ये हम पढ़ के आए हैं बहुत पहले पहले हम पढ़ते हैं कि जी ग्लूकोज की सिंथेसिस कराता है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेशक आप कॉपी पेंसिल पे ये 3 वर्ड्स नोट कर लें कि ये कॉर्टिसोल के फंक्शन है, एंड लिटरली दिस इज द रीजन बिहाइंड एवरी सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। आप इन 3 लफ्जों की हेल्प से कुशिंग सिंड्रोम को ए टू जी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? नंबर 1, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज कॉर्टिसोल। नंबर 2, प्रोटियोलाइसिस होती है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स करवाता है एक्सेस कॉर्टिसोल। नंबर 3, लाइपोलाइसिस होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट करवाता है एक्सेस कॉर्टिसोल। ये 3 वर्ड्स आपने नहीं भूलने कॉर्टिसोल की डिजीज में। कॉर्टिसोल जब आप डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी वजह से एक्सेस हो रही है या कम हो रहा है, तो ये वाली 3 चीजें अफेक्ट होंगी, ठीक है? तो मेनली अब हम कुशिंग सिंड्रोम की बात करें तो कुशिंग सिंड्रोम में एक्सेस कॉर्टिसोल है। एक्सेस कॉर्टिसोल क्या कराएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज करा देगा, प्रोटियोलाइसिस इंक्रीज करा देगा, लाइपोलाइसिस इंक्रीज करा देगा, ठीक है? ये 3 चीजें कराएगा। तो इन 3 चीजों के रिजल्ट में नुकसान क्या होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी, बहुत वो ग्लूकोज क्या करेगी? इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस कराएगी, और इंसुलिन का भी हमें पता है कि सच कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है, ठीक है? वो भी एडिपोसाइट्स पे एक्ट करती है। तो जब वो इंसुलिन एडिपोसाइट्स पे एक्ट करती है तो क्या होता है कि वो सेंट्रल एडिपोसाइट्स पे ज्यादा एक्ट करती है, क्या तो जिसकी वजह से वो सेंट्रल बॉडी पोर्शन में एक्यूमुलेशन कराना शुरू कर देती है फैट सेल्स की, ठीक है? अब दूसरा फंक्शन मैंने आपको क्या बताया? प्रोटियोलाइसिस। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में जहां जहां है वहां उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है हमारी मसल्स जो है बेसिकली हमारी प्रोटीन्स हैं, ठीक है? हमारी मसल है, हमारे डिफरेंट विसरा के अराउंड है, हमारी स्किन में है प्रोटीन। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होने की वजह से मसल जो बल्क है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट
थिन एक्सट्रीमिटीज के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक तो और फैट लाइपोलाइसिस भी होना शुरू हो जाएगी। एक तो फैट डेपोजिशन हो रही है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इंसुलिन, दूसरा लाइपोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी। अब उस लाइपोलाइसिस के रिजल्ट में क्या होगा कि फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे। और आपने बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोज सिंथेसिस में या लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ा है कि फ्री फैटी एसिड्स आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो जब फ्री फैटी एसिड्स ज्यादा हैं तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये एक विशियस साइकिल चल रहा होता है बेसिकली। तो इन 3 वर्ड्स को लेके आप हर साइन और सिम्टम को एक्सप्लेन कर सकते हो। थोड़ी सी ये ट्रिकी बात थी। तो यहां तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो पूछ लें। हम अभी सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। मैंने डायग्राम ऐड की हुई है मैकेनिज्म की, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। लाइपोलाइसिस वाली बात दोबारा बता, हाँ जी, मैं सारा दोबारा बता देती हूँ। मैंने 3 बातें डिस्कस की हैं। कॉर्टिसोल का हमारी बॉडी में 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन? ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है? ग्लूकोज बॉडी में इंक्रीज करा देगा, ठीक है। सेकंड पे क्या कराता है? प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन कम करा देता है, ठीक है। अब थर्ड क्या है? लाइपोलाइसिस, लिपिड्स कम करा देता है, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा कराएगा तो ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। ग्लूकोज ज्यादा होगा तो क्या होगा? बॉडी में इंसुलिन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। और मैंने ये बताया कि इंसुलिन जो है एडिपोसाइट्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी, तो क्या करेगी एक्ट करके? उनकी डेपोजिशन कराना शुरू कर देगी वहां पे। इसीलिए इन पेशेंट्स को सेंट्रल ओबेसिटी होती है। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि ये प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं। तो प्रोटियोलाइसिस की वजह से क्या होगा कि जहां बॉडी में जहां भी प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। और हमें पता है कि हमारी मसल में हमारी प्रोटीन होती है, हमारी स्किन में हमारी प्रोटीन होती है। तो मसल में प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा? मसल बल्क रिड्यूस होगा, तो बंदा थिन लीन एक्सट्रीमिटीज के साथ प्रेजेंट करेगा हमारे पास। थर्ड मैंने बताया लाइपोलाइसिस कराते हैं। लाइपोलाइसिस का क्या मतलब है? लिपिड ब्रेकडाउन, ठीक है। अब एक तो जो एडिपोसाइट्स की एक्यूमुलेशन हो रही है इंसुलिन के रिस्पांस में, वो तो डेपोजिशन है। लेकिन एक कॉर्टिसोल का भी एक्शन है कि वो लाइपोलाइसिस कराता है, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं। और वो फ्री फैटी एसिड्स फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होके इंक्रीज ग्लूकोज लेवल करा देते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल का एक्शन है, ये हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स का डिफरेंट एक्शन होता है कि कुछ का एनाबॉलिक, कुछ का कैटाबॉलिक। तो ये कॉर्टिसोल का एक्शन है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। वो एक्ट करता है प्रोटीन पे और उनकी ब्रेकडाउन करा देता है, और वो एक्ट करता है लिपिड्स पे और लाइपोलाइसिस करा देता है। जो हमारे पास एलिवेट कर रहा है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, बेसिकली वो पैंक्रियाज पे जाके एक्ट कर रहे हैं और इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब हमारी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूकोज को कंट्रोल करती है इंसुलिन, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल कॉन्स्टेंटली हायर है देन नॉर्मल, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हाई कर देगा इंसुलिन के लेवल को। इंसुलिन ज्यादा होगी ताकि वो ग्लूकोज को कम करे, लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज को तो कम चाहे करे या करे, ग्लूकोज तो है ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा। इंसुलिन क्या करेगी? एडिपोसाइट्स को टारगेट करेगी इन द सेंटर ऑफ द बॉडी और एक्टिवेट करा देगी हमारे पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, एलपीएल, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। अब लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट हो गई तो ये हमारे पास डेपोजिशन करा देगी फैट सेल्स की इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन जो है वो बेसिकली सेंट्रल एडिपोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है।
फ्री फैटी एसिड्स का मल्टीपल एक्शन होता है, लेकिन मेजरली जब हम बात करते हैं फ्री फैटी एसिड्स की, तो फ्री फैटी एसिड्स क्या करते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इधर भी जब ग्लूकोज इतना ज्यादा शूट करे तो पेशेंट इज एट हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज। ठीक है, अब ये हमने वर्बली बातें की, अब इन्हीं मैकेनिज्म्स की थोड़ी सी डायग्राम देखते हैं ताकि जो हमारी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, अब ये जो हमने साइन एंड सिम्टम डिस्कस किए, पेशेंट बिल्कुल ऐसा होता है, ये आपने पेशेंट की पिक्चर जो है याद रखनी है। आपके पास ओपीडी में वार्ड में पेशेंट तो आएगा ही आएगा, आपकी पिक्चर हॉस्पिटल में भी पड़ी होती है, सेम एज इट इज के डिजीज को डायग्नोज करना होता है, आपने बताना होता है कि मार्क्स बन गए हैं, स्ट्राया बन गए हैं, गायनियोकोमेस्टिया हमें मिल रहा है। ठीक है, तो होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के। अब हम मैकेनिज्म्स थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक वर्बली बताई गई बातें भूल जाती हैं आपको, तो इसलिए मैंने ये फ्लो चार्ट्स ऐड किए हैं। ये जो इतने ज़्यादा लिखे हुए हैं वो आपने नहीं करने, बस जितना आपको बताया जाए आपने बस उतना करना है, इसलिए इनको देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा, मून फेस क्यों हो रहा है? क्योंकि मून फेस बेसिकली तब होता है जब आपकी फैट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है बॉडी में। ठीक है, एक तो उस वजह से होता है जब फैट बिल्डअप हो जाती है, लेकिन ये कुशिंग सिंड्रोम में भी होता है कि स्वेलिंग शो होती है आपको आपके फेस पे। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट अब हम अपने मैकेनिज्म्स थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको मजीद जो भी कंफ्यूजन है। लाइपोलाइसिस हो रही है तो फैट एक्यूमुलेट कैसे हो रही है? लाइपोलाइसिस जो है ना बेसिकली वो एक डिफरेंट टारगेट टिश्यूज पे हो रही है, पूरी बॉडी में नहीं हो रही। जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल ओबेसिटी है, तो सेंट्रल पोर्शन में, तो जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी है ना बेसिकली वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, इसीलिए तो इन पेशेंट्स में सेंट्रल ओबेसिटी होती है। जो लाइपोलाइसिस है ना वो बेसिकली पेरिफेरीज पे हो रही है। ठीक है, चलें जी, गायनियोकोमेस्टिया क्यों हो रहा है? गायनियोकोमेस्टिया इसलिए होता है कि जिन पेशेंट में कुशिंग सिंड्रोम होता है ड्यू टू एसीटीएच इंडिपेंडेंट पाथवे बेसिकली, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास उन पेशेंट्स में होता है बेसिकली जो एसीटीएच इंडिपेंडेंट जो कॉजेज होते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किए कि एक्सोजेनस ले रहा है तो इंडिपेंडेंट होगा, तो वो पेशेंट शो करते हैं गायनियोकोमेस्टिया को। क्योंकि जो एक्सेस हम स्टीरॉइड्स ले रहे हैं उसमें ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, हम मिक्स स्टीरॉइड्स लेते हैं ना बेसिकली, हम एहतियात तो नहीं करते कि हम सेफ स्टीरॉइड्स लें, तो वो सारे स्टीरॉइड्स क्या करते हैं कि हमारे जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। क्योंकि जैसे अब प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही होता है कि ईस्ट्रोजन एक्सेस होती है, ये जो हमारे पास हमारी डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, जो सेक्स हार्मोन्स हैं, तो क्या होता है कि हमारी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाती है। इन पेशेंट्स में भी जब स्टीरॉइड ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ब्रेस्ट टिश्यू को स्टिमुलेट करते हैं और एनलार्ज कर देते हैं। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट अब कुशिंग सिंड्रोम मायोपैथी। अब मायोपैथी ये वही बात हो रही है यहाँ पे जो हमारे पास कॉर्टिसोल का हमने सेकंड एक्शन पढ़ा कि वो प्रोटियोलाइसिस कराता है, तो जहाँ जहाँ बॉडी में प्रोटीन है वहाँ प्रोटियोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी। अब मोस्टली हमारी प्रोटीन मसल्स में होती है, तो पेरिफेरी में जो मसल्स हैं
उनकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, इसलिए पेशेंट जो है वो मसल वेस्टेज के साथ या मसल लॉस के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये ऑल्टरेशन हो जाती है मसल फाइबर की, उनमें पोटेशियम फॉस्फेट लेवल कम हो जाता है। ये सारी इतनी मुश्किल बात, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो इनटू द डिटेल, लेकिन ये बिल्कुल इस डिटेल की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है मायोपैथी का, आपको सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, कि प्रोटियोलाइसिस हो रही है एंड दैट प्रोटियोलाइसिस इज बेसिकली लीडिंग टू मसल लॉस एंड मसल जो हमारे पास बल्क है वो कम हो रहा है। ठीक है, आपने बस ये सिंपल सा मैकेनिज्म याद रखना है। जब आप डिटेल में जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों ने ही बताया था और क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है पेशेंट्स को। अब हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं ग्लूकोज लेवल ज़्यादा, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा, तो क्यों ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है? इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ रही है। ठीक है, अब कॉर्टिसोल का एक्शन है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ा देता है। दूसरा क्या है, लाइपोलाइसिस हो रही है, उससे फ्री फैटी एसिड्स बन रहे हैं और ये वाले फ्री फैटी एसिड्स क्या करते हैं, इंक्रीज ग्लूकोज सिंथेसिस। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि जो हमारे स्केलेटल मसल हैं उनमें ग्लूकोज अपटेक भी कम हो जाता है। एक तो ग्लूकोज बर्न बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है, दूसरा यूज ही नहीं हो रहा हमारे मसल्स में। जो गलट सेंसिटिविटी है, गलट 4 रिसेप्टर सेंसिटिविटी जो है हमारे मसल्स में वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मसल ग्लूकोज ले ही नहीं पाते। एक तो ग्लूकोज ना लेने की वजह से बेचारे वीक हुए होते हैं, दूसरा प्रोटियोलाइसिस उनका और बेड़ा गर्क कर देती है, इसीलिए इतना उनका मार्क जो मसल लॉस है वो होता है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं मेन जो इफ़ेक्ट करती हैं और जो कॉज़ करती हैं बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा एज की वजह से भी हो सकता है, ये एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बोन रिजॉर्प्शन कराती है कॉर्टिसोल, जिसकी वजह से बोन ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, और वो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया करा देती है। ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि गलट सेंसिटिविटी इज डिक्रीज्ड बाय कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब एक्सेस होता है तो ये एक्ट करता है गलट रिसेप्टर पे, जो हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उन पे एक्ट करता है और उनकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे मसल्स हैं वो ग्लूकोज नहीं ले पाते, ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो भी हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं। ये आपको एज सच हमारी डिजीज से रिलेटेड नहीं है। ये आपने 3 चीज़ें लाजमी याद रखनी है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, लाइपोलाइसिस हो रही है और ग्लूकोज अपटेक कम हो रही है। कि एक तो फैक्ट्री बना बहुत ज़्यादा रही है, दूसरा उन बेचारों की प्रोडक्ट बिक ही नहीं रही। ठीक है, तो क्या होगा कि सारा कुछ फैक्ट्री में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे ही हुआ है यहाँ पे कि हमारी जो लिवर है दैट इज बेसिकली अ फैक्ट्री ऑफ ग्लूकोज। तो लिवर धड़ाधड़ ग्लूकोज बनाई जा रहा है, लेकिन आगे स्केलेटल मसल उसको यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। इंक्रीज कॉर्टिसोल इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम कर देता है। हाँ जी बिल्कुल, डायबिटीज भी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली, अब ये हमने मेन फंक्शन डिस्कस कर लिए कि वो क्या करता है और किस तरह से क्या कौन से सिम्टम कॉज करता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो पूछ ले। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो? किसी ने देखा है कभी पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम का? ये जो यूज करते हैं ना आप लोग, स्पेशली गर्ल्स यूज करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम्स, तो क्रीम्स में भी हमारे स्टीरॉइड्स होते हैं। वो स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होके वो ये कॉर्टिसोल कर, आप कोई चीज यूज करते हो, कोई क्रीम यूज करते हो, तो जब आप यूज करना लंबे अरसे तक यूज करते रहते हो तो क्या होता है कि वो आपकी जो स्टीरॉइड्स का लेवल बॉडी में बढ़ा देती है। तो बजाय आप, ठीक है, आपकी स्किन क्लियर होने के आप ओबीज होना शुरू हो जाते हो, आपकी मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर यूजिंग द क्रीम्स एंड ऑल द स्टफ। ये स्पेशली हमारे जो एरियाज हैं यहाँ पे बेटनोवेट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है।
मिक्स करके डिफरेंट क्रीम्स में। तो बेटनोवेट इज बेसिकली अ बीटामेथासोन, दैट इज अ स्टेरॉइड। तो सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम इफ यू आर यूजिंग इट, ठीक है। सेंट्रल लिपिड डेपोजिशन बेटा इसलिए होती है क्योंकि इंसुलिन हमारे सेंट्रल एडिपोसाइट्स पे एक्ट करती है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करती है, और वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज हमारे सेंट्रल पोर्शन ऑफ बॉडी में फैट सेल्स एक्यूमुलेट करा देती है, ठीक है। कॉर्टिसोल के डायरेक्ट इफेक्ट से भी इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होती है और फ्री फैटी एसिड से भी होती है, तो ये एक म्यूचुअल इफेक्ट दे रहे होते हैं दोनों। किसी भी फॉर्म में एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स अगर आप यूज कर रहे हो, यू आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग कुशिंग सिंड्रोम इफ यू आर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर जो जाहिर अब अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं तो उनकी मजबूरी है यूज करना, तो वहाँ पे डोज जो है वो इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि बंदा लॉन्ग टर्म में भी यूज करे तो उसको कम से कम साइड इफेक्ट्स हों। हम वहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को फिर कंपेयर करके उसकी डोज एडजस्टमेंट करते हैं। बट अगर यहाँ पे जो एक छोटा सा भी दाना निकला है जी, एक पिंपल निकल आया है, तो हम बेटनोवेट लगा लो, मेरी रूममेट ने कहा था, मैंने लगाई थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, तुम भी लगा लो, फौरन से ठीक हो जाओगे। तो वो फौरन से वो पिंपल तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में ये सारे मसले आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। औरंगजेब, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आपने क्या पूछा है? अगर इनहेलर अगर आप यूज कर रहे हो स्टेरॉइड्स का, तो दैट बेसिकली रीचेज योर लंग्स, वो एज सच सर्कुलेशन में इतना ज्यादा नहीं जाता, ठीक है। वो डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि वो लंग्स को ही अफेक्ट करता है। लेकिन जब अगर आप ओरल ले रहे हो स्टेरॉइड्स, तो वो ओरल स्टेरॉइड्स अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाते हैं, तो फिर वो कुशिंग सिंड्रोम ज्यादा करा सकते हैं। इनहेलर्स में इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, ठीक है। डायग्नोसिस हम अभी डिस्कस करते हैं उसकी, तो डॉक्टर साहब हमने अभी बात ही नहीं की डायग्नोसिस की। माइनर क्वांटिटी होती है स्टेरॉइड की, अगर आप एक दो दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने हैबिट ही बना ली है कि जी जब मैंने लोशन यूज़ करना है मैंने उसमें जो बेटनोवेट है मिक्स करनी है, तो फिर मसला हो सकता है। ये माइनर चीज़ें ही फिर मेजर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर माइनर चीज़ भी आप लंबे अरसे के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको मेजर में डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मेजर एक्यूमुलेशन हो जाए उसकी, ठीक है। तो आप अपनी हैबिट बनाएं कि आपने इस तरह की जिन चीज़ों के साइड इफेक्ट्स हैं इनको यूज़ ही नहीं करना। यू हैव बेटर ऑल्टरनेटिव्स, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। चलें जी, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कुशिंग सिंड्रोम की वो 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, 3 लफ्ज़ जो बताए हैं कि आपने कभी भी नहीं भूलने। वो 3 लफ्ज़ कौन से हैं? कोई मुझे बहुत ही अच्छा बच्चा जल्दी से वो 3 लफ्ज़ रिपीट कर दे ताकि हम आगे चलें। जल्दी करो, जल्दी, जल्दी, जल्दी। यस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये 3 फंक्शंस हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट 3 फंक्शंस कौन से हैं? नेक्स्ट 3 तो नहीं, 3 ही हैं, चलेंगे। आज ट्राइएड्स बन रहे हैं सारे। नेक्स्ट क्या और कॉर्टिसोल क्या करता है कि कॉन्स्टेंटली जब हायर रहता है देन नॉर्मल, तो ये इनहिबिट करता है गोनेडोट्रोपिन्स को, ठीक है। जो हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है उनको इनहिबिट करता है, इसलिए हमारी ओवरीज जो है उनको अफेक्ट करना शुरू कर देता है, हमारे टेस्टिकुलर फंक्शन को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज क्या करता है कि हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को डैम्पन कर देता है। ये स्टार्ट में किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि ये हमारी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम कर देता है। तो ये क्या करता है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डैम्प हो जाएगा, जिसकी वजह से बंदा ससेप्टेबल हो जाएगा टू द इन्फेक्शंस। तीसरी चीज क्या करेगा, ये नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को इम्पेयर कर देगा। उससे क्या होगा, उससे जनाब मूड स्विंग्स आएंगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे। तो ये और 3 बातें हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोसिस। तो डायग्नोज हम किस तरह से करेंगे? डायग्नोसिस में हम ACTH का लेवल चेक करेंगे प्लाज्मा में। ठीक है, अगर लो मिलता है तो इसका मतलब कोई ना कोई एड्रीनल एडिनोमा है, मतलब एड्रीनल ग्लैंड में मसला है। और अगर हमें हाई मिलता है तो क्या मतलब है कि ऊपर से पिट्यूटरी एडिनोमा है। ठीक है, इसके अलावा हम इमेजिंग भी करा सकते हैं, हम MRI कराएंगे, पिट्यूटरी सिटी एब्डोमेन टेस्ट कराएंगे। ये हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हम कोई भी एक्टोपिक साइट देखना चाहते हैं। ठीक है, कि कहीं बॉडी में कहीं ट्यूमर तो नहीं है जो ACTH एक्सेस में प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम ACTH का लेवल करा, हम इसके साथ और क्या करा सकते हैं? हम कॉर्टिसोल का लेवल करा सकते हैं, सीरम कॉर्टिसोल, यूरिनरी कॉर्टिसोल। ठीक है, ये जो हम फ्री कॉर्टिसोल का लेवल करा सकते हैं, वो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा हम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने पेशेंट को क्या कराना है? कॉर्टिसोल का लेवल चेक करना है, उसके बाद डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, और उसके बाद क्या करना है? आपने ACTH देखना है, और फिर आपने CT एब्डोमेन, चेस्ट और पेल्विस कराना है। ये 4 चीज़ें आपने करवानी है। ठीक है, सप्रेशन टेस्ट में क्या होगा? हम लो डोज और हाई डोज देंगे। इसकी लो और हाई डोज सप्रेशन टेस्ट की बेस पे हम बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं वेदर इट इज़ एक्टोपिक कॉज और वेदर इट इज़ एन एंडोजिनस कॉज। ठीक है, अगर एक्टोपिक कॉज होगी तो बाहर से देने पे हमें डिफरेंट इफेक्ट, लो डोज पे भी वो रिस्पॉन्ड कर जाएगा कि जब हम लो डोज डेक्सामेथासोन की देंगे तो ये ACTH को सप्रेस कर देगा, तो ये एंडोजिनस केस में होगा, एक्सोजेनस केस में होगा, सॉरी। कि अगर बंदा पहले से ही बाहर से स्टीरॉइड ले रहा है तो अब भी हम और बाहर से देंगे तो वो थोड़ी अमाउंट को भी रिस्पॉन्ड कर जाएगा। लेकिन अगर अगर बंदा एंडोजिनस, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो फिर बाहर से स्टीरॉइड देने से उसको एज सच कॉर्टिसोल के लेवल को इफेक्ट, जो फर्क है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर पहले बंदा बाहर से ले रहा है तो वो थोड़ी अमाउंट को भी रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अगर उसको एंडोजिनस इशू है तो वो उस अमाउंट पे, लो डोज पे इफेक्ट नहीं आएगा, उसका हमें हाई डोज पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये इजी सा उसका है, डायग्नोसिस है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। हाँ जी, बिल्कुल, यूरिनरी कॉर्टिसोल लेवल भी देखते हैं हम। मैनेजमेंट में रिपीट कर दूं? ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है डायग्नोसिस का। सबसे पहले हम सीरम कॉर्टिसोल लेवल देखते हैं, या हम यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखने के बाद हम कराते हैं डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस कॉज। ठीक है, उसके अलावा हम सीरम ACTH लेवल कराते हैं, और लास्ट चीज़ जो है हम CT एब्डोमेन, चेस्ट या पेल्विस कराते हैं, MRI भी करवा सकते हैं। और ये हम इसलिए करा रहे होते हैं क्योंकि बॉडी में कोई एक्टोपिक साइट तो नहीं है ACTH की, ये देखने के लिए। ठीक है, समझ आ गई है सबको? डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट हम बेसिकली यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस कॉज। ठीक है, अगर हम डेक्सामेथासोन बाहर से दे रहे हैं और लो डोज पे ही बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है कि वो लो डोज पे सप्रेशन शो कर रहा है ACTH की, तो इसका मतलब है कि वो पहले से भी बाहर से ही लेता है। ठीक है, मतलब कोई एक्सोजेनस कॉज है तो पहले से ही बाहर से लेते हो, तो आप थोड़ा सा भी बाहर से दिया तो इफेक्ट शो हुआ। लेकिन अगर कोई एंडोजेनस कॉज है तो वो लो डोज पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसके लिए हमें हाई डोज देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसको बाहर से वाले स्टीरॉयड की आदत नहीं है, वो तो बॉडी का इंटरनल इशू है। ठीक है, फर्दर मैं इसकी एक मैं कोशिश करूंगी कि इसकी कोई एक डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट की अच्छी सी वीडियो शेयर कर दूं, ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, चलें जी, ये थे डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने बेसिकली कॉर्टिसोल ज़्यादा हो रहा है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल, मैंने बताया कि कॉर्टिसोल इज बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन नेचर। तो हम क्या करेंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। मेडिकल, रेडिएशन बेस्ड, जो हमारे पास ऑप्शन एक होती है रेडिएशन थेरेपी, और तीसरी होती है सर्जरी। मेडिसिन में हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। रेडिएशन हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई पिट्यूटरी या एड्रिनल एडिनोमा हो या ट्यूमर हो,
और सर्जरी भी हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है, कि अगर एड्रिनल जो हमारे पास ग्लैंड है, ये ट्यूमर है तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंट केस है तो हम, अगर सर्जरी है तो सर्जरी से ट्यूमर नहीं रिमूव हुआ तो हम ट्यूमर सर्जरी रिपीट करेंगे या रेडिएशन थेरेपी रिपीट करेंगे या एड्रीनलेक्टमी कर देंगे अगर एड्रीनल एडिनोमा है तो, ठीक है। अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट बेसिकली, तो उसमें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। उसका क्या मतलब है कि हम मेडिकेशन देते हैं टू कंट्रोल एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल है। अब उसके लिए हमारे पास कीटोकोनाजोल होती है, माइटोटेन होती है, या हमारे पास मिटायरापॉन होती है। ये हम डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं। कीटोकोनाजोल और माइटोटेन आप याद रख लें, 2 ड्रग्स ये हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। इसके अलावा मिफिप्रिस्टोन भी हम यूज़ कर सकते हैं जिन पेशेंट्स में बेसिकली डायबिटीज़ डेवलप हो जाए, कुशिंग सिंड्रोम वाले, क्योंकि हमने डिस्कस किया ना ये हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़ पे होते हैं। तो जिनमें डायबिटीज़ डेवलप हो जाए या ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाए तो उनमें हम माइफिप्रिस्टोन यूज़ करते हैं। वैसे हम कीटोकोनाजोल या माइटोटेन जो है ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आवाज़ नहीं आ रही किसी को? कीटोकोनाजोल, ठीक है। मैंने ये बताया है, जिनको आवाज़ नहीं आई वो एक दफ़ा दोबारा से सुन लें। मैंने बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं टू सप्रेस द रिलीज़ ऑफ कॉर्टिसोल। उसमें हमारे पास कीटोकोनाज़ोल है, माइफिप्रिस्टोन है, माइटोटेन है, ये हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और कीटोकोनाज़ोल एंटी फंगल है इसका एक्शन, लेकिन बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इंटरैक्ट करती है हमारे पास जो हमारे पास F14 अल्फा स्टीरोल डी मिथाइलेज होता है उसके साथ ये इंटरैक्ट करती है। और ये जो जब अगर आपको याद हो जो आपने फिजियोलॉजी में मैकेनिज्म पढ़ा था स्टीरॉयड फॉर्मेशन का, तो वहां पे एक स्टेप था कि लेनोस्टिरोल कन्वर्ट हो रहा था अर्गोस्टिरोल में और ये फर्दर आगे कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये वाला स्टेप इनहिबिट हो जाता है बाय द कीटोकोनाजोल तो हमारे पास कॉर्टिसोल प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। यहां तक समझ आ गई है सबको? रिप्लेसमेंट करनी है हमने अकॉर्डिंग टू द कॉज। अगर एड्रीनल कॉज है कि एड्रीनल एडिनोमा है तो हम वो रिमूव करेंगे या ऐसी हार्मोन्स देंगे कि कॉर्टिसोल का वो वाला स्टेप ब्लॉक हो जाए। लेकिन अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है तो उसके अकॉर्डिंग कॉज होगा। लेकिन अगर अगर जो हमारे पास एक्टोपिक साइट है तो एक्टोपिक ट्यूमर रिमूव होगा। तो इसलिए ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। कीटोकोनाजोल का मैंने ये बताया, दिस इज बेसिकली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि हमारे पास जो स्टीरॉयड सिंथेसिस के स्टेप्स होते हैं उसमें आपने पढ़ा था एक स्टेप कि लेनोस्टिरोल कन्वर्ट होता है एर्गोस्टिरोल में और वो फर्दर कन्वर्ट होता है कॉर्टिसोल में। तो यहाँ पे क्या है कि कीटोकोनाजोल उस स्टेप को इनहिबिट कर देता है, वो कन्वर्जन होने ही नहीं देता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं होता,
ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन में सब बहुत पूछ रहे हैं कि कुशिंग डिजीज और सिंड्रोम में क्या फर्क है। तो अगर जो हमने कुशिंग सिंड्रोम के कॉजेस पढ़े उसमें एक कॉज है पिट्यूटरी रिलेटेड है। तो अगर कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द पिट्यूटरी एडिनोमा देन इट विल बी कॉल्ड कुशिंग डिजीज। ठीक है। और बाकी अगर किसी एक्टोपिक कॉज की वजह से हो रहा है या एड्रीनल इशू की वजह से हो रहा है देन उसको फिर हम कुशिंग सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई है सबको? कहाँ गए हो सारे, भाग गए हो सारे? जी डॉक्टर साहिबान, कुशिंग सिंड्रोम कोई कोई बात समझ आई? अब कोई पेशेंट आएगा तो आप क्या उसको देख के बता सकते हैं कि ये कुशिंग सिंड्रोम है? चले जी, वेरी गुड। अगर आपको कोई बात समझ नहीं है या कोई कंफ्यूजन है तो अपने ग्रुप्स में पूछें, अपने कॉमन ग्रुप में पूछें। तो मैं वहाँ पे हूँ, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, विल आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो बाकी अगर अच्छा, कुशिंग डिजीज में पिट्यूटरी के लेवल पे डिफेक्ट होता है। हाँ जी मुजम्मिल, पिट्यूटरी के कॉज अगर की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है तो उसको हम कुशिंग डिजीज कहेंगे। ठीक है। गूगल ड्राइव अभी अपडेट हो रही है उधर। हाँ जी, उधर हैं लेक्चर्स एंडो के। जब कंप्लीट हो जाएगा देन आई शेयर लिंक विद यू। ठीक है। चलें जी, दैट्स ऑल अबाउट द कुशिंग सिंड्रोम। अभी आप, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा है, तो आप अभी जाके इसे पढ़ लें। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कल लेक्चर होगा या नहीं? अब नेक्स्ट लेक्चर डॉक्टर अहमद ने लेना है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ पे, तो मैं आपको उनसे पूछ के इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जो लोग हॉस्टल्स में हैं अपने माँ बाप से कांटेक्ट में रहें। तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। कोई कन्फ्यूजन है तो ग्रुप में लाजमी 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 पूछ लिया करें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।